Good evening, sir. Good evening, ma'am. 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 हेलो बच्चों। Good evening, ma'am. Good evening, गुड ma'am. Good इवनिंग evening, एवरीवन। ma'am. Good evening, Ma'am. ma'am.
तो कैसी चल रही है तैयारी? कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं, कुछ का तो डाउट में बिल्कुल एब्सेंट है। हम लोग शाश्वत? क्वेश्चन बता देना एक बार। हाँ हाँ जतिन। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन क्लास रखेंगे, ठीक है? लास्ट के 10 मिनट में, जैसे एक सेकेंड। हेलो, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिले हो गया। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उन टॉपिक्स का जो कल के टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले जेई वाले एग्जाम्स के लिए भी है, ठीक है? और बेसिक हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से ही। तो ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत थी, तो वहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के जो फॉर्मूले होते हैं ना, पहले ये याद रखो जब भी तुम लगाते हो फॉर्मूले, तो ये याद होने चाहिए। इसके बाद हम लोग जो जतिन का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूलेज हैं ये, ठीक है? होलोस्फेयर के लिए, अगर होलोस्फेयर के लिए मुझे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू चाहिए किसी पॉइंट पे, ठीक है? जिस मान लो इस ग्रेविटेशन, ये पूरे होलोस्फेयर है, इसका कैपिटल मास है, मुझे किसी पॉइंट एक्स पे इसकी वजह से चाहिए कि कितना ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, है ना, इस मास की वजह से। तो कितना होगा, देखो -gm/x स्क्वायर, ठीक है? कंपेयर करते जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है? बस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लोग कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा पोटेंशियल क्या होता था, K/Q/R इलेक्ट्रिक, है ना? और अगर मुझे ये होता था हमारा पोटेंशियल, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती थी तो क्या करते थे, KQ/R²। है? अच्छा सॉरी सॉरी, पोटेंशियल, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो क्या करते थे, अगर जितने चार्ज के लिए लिखनी है उसको Q से मल्टीप्लाई, यस मैम, है ना? Q से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पे डिपेंड थी, है ना? चार्जेस के बीच पे डिपेंड थी कि अगर अट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना? ये जतिन, ये उसी के लिए है ये, ठीक है? तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे ऐसे काम करता था। बट ग्रेविटेशनल में क्या होगा, ग्रेविटेशनल में हमेशा आपके दो मासेस के बीच में कैसा फोर्स रहने वाला है, दो मासेस के बीच ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना? ऑलवेज
तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हमेशा जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रहेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहने वाली है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो नेगेटिव रहने वाली। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हमेशा वो नेगेटिव रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पे डिपेंड करता था, बट यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगी। अब इसकी वजह से अगर मान लो आपको वर्क डन लिखना था, है ना, वर्क डन वाला जैसे क्वेश्चन था, तो उसमें वर्क डन लिखना था, तो हमारा वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कंजर्वेटिव देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नेगेटिव है, तो दोनों के लिए ये चीज हम यूज कर सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन था पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये होता है ये नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल फील्ड के लिए क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल हो गया जो हम काम करेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब है कि अगर फील्ड काम कर रही है, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो वो हो गया कि कंजर्वेटिव फील्ड्स ने कितना काम किया है। अब अगर तुमसे पूछ रहे हैं कि सिस्टम पर कितना वर्क हुआ है, तो वो मतलब तुमने किया है एक्सटर्नल वर्क, तो वो इस केस में कितना बन जाएगा, देखो एक्सटर्नल के केस में ये हो जाएगा डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं पोटेंशियल इसमें ग्रेविटेशन के केस में, तो ये एनर्जी यू फाइनल कैसी आने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, ये नेगेटिव आएंगी। ठीक है, नेगेटिव। तो ऐसे, तो इस तरीके से इनको सॉल्व कर लेना। अब बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसा ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ही नेगेटिव हो गया ना, फोर्स जो निकालोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी किसमें आएगा, नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो, यहाँ पर जितने भी ग्राफ्स हैं वो तुम्हें ओरिजिन के नीचे ही बनते हुए दिखेंगे। तो ये फॉर्मूला है, सेम तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूले हैं होलोस्फीयर के लिए भी और सॉलिड के लिए भी। जैसे होलोस्फीयर में इनर पॉइंट्स के लिए तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, सेम ग्रेविटेशनल भी 0 हो गई है। बट सॉलिड स्फीयर में क्या होता था, इनर पॉइंट के लिए तुम्हारी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता था। मतलब अगर मुझे सॉलिड स्फीयर है और अगर मुझे इनसाइड के लिए फील्ड लेनी है, तो वो किस पे डिपेंड करता था, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। तो ये चीज दोनों में सेम है। तो देखो डायरेक्टली डिपेंड करा, तो ये ग्राफ आया तुम्हारा, फिर उसके बाद आर क्यूब के इनवर्सली हो गया, सॉरी आर स्क्वायर के इनवर्सली हो गया बाहर जाते वक्त, तो फिर ये इसका ग्राफ पैराबोलिकली चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल का देखो, ये है पोटेंशियल्स के ग्राफ। तो पोटेंशियल देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल के ग्राफ कहाँ बनते थे, वर्ड अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए देखते थे तो ऊपर बनाते थे हम लोग, बट यहाँ पर हमेशा ऑलवेज ये एक्सिस के नीचे बनेंगे, क्योंकि पोटेंशियल देखो कैसा है, नेगेटिव है, -gm/r, है ना। अगर मान लो किसी भी होलोस्फीयर पे बाहर पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो किसी भी मान लो ये x दूरी पर है और इसका स्फीयर का मास m है, तो पोटेंशियल कितना लिखेंगे, -gm/x। अगर मैं अब ये पोटेंशियल इसकी सरफेस पे लिख रही हूँ, तो सरफेस पे मान लो इसका रेडियस कैपिटल R है, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -gm/R। ठीक है, अब इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 नहीं होगा, याद रखना। होलोस्फीयर में दोनों के लिए है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ग्रेविटेशन में भी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी बट पोटेंशियल 0 नहीं होगा। क्या रीजन है, व्हाई पोटेंशियल इज नॉट 0 इनसाइड? मास सेंटर में कंसंट्रेटेड है ना, मास किसमें, सेंटर यूनिफॉर्म में कंसंट्रेटेड है ना। नहीं, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मास m है तो पूरे उस स्फीयर पे, होलोस्फीयर पे, अभी होलोस्फीयर है तो कहाँ होगा, सिर्फ सरफेस पे ही होगा ना, अगर होलोस्फीयर है तो मास, और स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड तो मास है ही नहीं, सेंटर पे थोड़ी है मास, इनसाइड तो मास है ही नहीं, होलोस्फीयर में मास एब्सेंट है ना। हाँ, तो फिर कैसे वेरी करेगा, क्यों है पोटेंशियल फिर भी वैल्यू, पोटेंशियल 0 क्यों नहीं है? देखो पोटेंशियल एक ऐसी वैल्यू है जो ऑलरेडी तुमने वर्क डन कर लिया है। मान लो तुम ए पॉइंट से
बी पर आने के लिए एक ऑलरेडी एक काम कर चुके हो, कितना, -gm/r, वो एक्सटर्नल वर्क आप कर चुके हो। बट जैसे ही आप बी पॉइंट के अंदर जाओगे वहां पर आपको और एक्सटर्नल एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ा, इसलिए वो जो वर्क है वो बढ़ा नहीं, बट जो आप ऑलरेडी करके आए हो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जो आपका सरफेस तक जो आपने काम किया है वही वर्क रहेगा, एड ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर कोई भी मास नहीं है, तो सेम पोटेंशियल रहेगा जो उसके सरफेस पे था। बट सॉलिड स्फीयर में ऐसा नहीं होगा। क्यों? सॉलिड स्फीयर में अंदर क्या मिलेगा? मास। सॉलिड स्फीयर है, अंदर मास है इसके पास, ठीक है। तो अंदर मास है तो हर पॉइंट पे वैल्यू अलग आएगी पोटेंशियल की। क्यों? क्योंकि आपको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडिशनल वर्क करेंगे तो यू हैव सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड क्या होगी? ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू के लिए आपका सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल के लिए ये ग्राफ बनेगा, Vg इज इक्वल्स टू ये -gm, फिर r टू r यहाँ पे, फिर उसके बाद ये ऐसा ग्राफ बनता चला। तो दीज आर ग्राफ फॉर पोटेंशियल। तो ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मुझे बताओ पोटेंशियल सर्कुलर डिस्क रिंग के लिए कितना होगा? जतिन के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर सिर्फ एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, अगर मुझे किसी r पॉइंट पे, मान लो इसका कैपिटल मास m है, मुझे r पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो कितना पोटेंशियल आएगा? -gm/√r² + x²। हाँ, मान लो इसका रेडियस कैपिटल R है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस में मान लेती हूँ यहाँ से लेके x है, तो कितना पोटेंशियल आएगा? gm/√r², ठीक है। तो इसका Yes, पोटेंशियल ये yes, होगा, ma'am. एक डन, ओके। अब देखो, अब ग्रेविटी पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी देख लो। वैल्यू ऑफ, मैं यही पीपीटी ढूंढ रही थी, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस पे क्या होगी वैल्यू? ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? जीई इक्वल्स टू GME/RE², ठीक है। अब क्या होगा? ये तो तुम्हारी सरफेस पे है, तो अब सरफेस पे तो ये वैल्यू है, बट अगर मान लो तुम्हें सरफेस से ऊपर की तरफ जाना है, h हाइट ऊपर, तो क्या वही वैल्यू रहेगी सेम जो सरफेस पे थी? नो, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि r पे डिपेंडेंट है ग्रेविटी। तो किस अकॉर्डिंग चेंज होगी? r की वैल्यू में जिस हाइट पे आपको कैलकुलेट करनी है वो ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे RE + h वो ऐड कर दिया, तो ग्रेविटी एट पर्टिकुलर हाइट क्या निकल के आएगी? ग्रेविटी एट पर्टिकुलर हाइट इक्वल्स टू, ये सरफेस पे होगी 1 - 2h/r रेडियस है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा एक वो निकल के आएगा रिलेशन पर्टिकुलर हाइट पे निकालने के लिए। ऐसे ही क्या होगा? आपको बोल देंगे कि सरफेस से अब हम अंदर जा रहे हैं, सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारी अर्थ का सरफेस है, अब मैं तुमसे कह रही हूँ h हाइट मुझे नीचे जाना है, तो अब मुझे बताओ कि ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगी या बदलेगी? चेंज होगी। तो वो किस फॉर्मूले से चेंज होगी? उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1 - h/r, ठीक है। GH इक्वल्स टू GS 1 - h/r, ये फॉर्मूला है जब हम लोग इनसाइड जाते हैं। तो सेंटर पे देखो क्या होएगा? h इक्वल्स टू RE के बराबर हो जाएगा सेंटर पे, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सेंटर पे ग्रेविटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे वेरिएशंस हैं ग्रेविटी के विद रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। उसके बाद देखो आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे वो सैटेलाइट्स के लिए है, ठीक है। अगर मैं सैटेलाइट की बात करूं, अगर कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, मान लो वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। अब मुझे उसकी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ऐसे समझो, ये एक पोजीशन है और ये दूसरी, ठीक है, ऐसे है। ये पॉइंट मानो A, ये पॉइंट मानो B, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसकी रेडियस लिखती हूँ सेंटर से R1, फिर इसकी सेंटर से RB के लिए लिखते हैं हम R2, ठीक है, रेडियस। अब मुझे हो इसकी R1 पे जो वेलोसिटी होगी कुछ होगी V1, B पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी V2। अब बोलेंगे कि कोई एक चीज फाइंड करने के लिए बोलेंगे, जब मोशन ऑफ सैटेलाइट का क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को उस केस में क्या करना है? एनर्जी को कंजर्व करना है ऐसे केसेस में। और ज्यादातर याद रखना, जब भी वेलोसिटी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एनर्जी मैक्सिमम केसेस में कंजर्व हो रही होगी,
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एनर्जी कैसे कंजर्व करेंगे। अगर मैं ए पॉइंट के लिए लिखूं तो ए पॉइंट के लिए मैंने मानी है वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो क्या लिखा, हाफ एम वी वन स्क्वायर। दूसरी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जी एम ई। ये वाला क्या है, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, अपॉन आर वन लिख दिया, इक्वल्स टू 1/2 mv टू स्क्वायर। ये कौन सी वेलोसिटी है, बी पॉइंट पे, कि जब बी पॉइंट पे तुम्हारा सैटेलाइट है तो उसके पास कुछ और वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी लिखी माइनस। अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अब भाई आर के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, फिर से जी एम ई एम अपॉन आर टू। तो इस रिलेशन से आप कोई ना कोई एक ऐसी टर्म होगी जो आपको फाइंड करनी होगी, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस रिलेशन। ओके मैम। अब आई थिंक तुम्हारा क्वेश्चन अब मुझे कराने की जरूरत नहीं है जतिन, कि कराऊं। अभी मैंने मेथड तो सही लगाया मैम, लेकिन आंसर गलत आ रहा है। एक बार आप बता सकते हो क्या? कहाँ हाँ, गलती मैं एक कर बार रहा हूँ? तुम्हारा आंसर, मुझे ना तुमने क्या किया है मुझे नहीं समझ में आया, तुमने क्या किया है ये एक बार बताओगे। तो तुमने एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाया है, मास इंटू पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू मास इंटू पोटेंशियल एट बी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये किया है ना। यस मैम। ठीक है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये आपने जो पोटेंशियल लिखा है ए पॉइंट का, ठीक है, यस ए मैम। पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखी है, बी ए माइनस बी बी। ये आपने लिखा है 2 √ माइनस एम तो जी पूरा एम। कट गया। ठीक है, जो एम एम आपने रिमूव कर दिया, ओके, पूरा फिलहाल तो अंडर रूट में हुआ। -√10r। देखो अगर हम इसको तो मैम रिंग के ऐसे एक्सिस वाला समझ आ रहा है। या तो ठीक ही, मतलब -gm/r, ये इनको पोटेंशियल्स को ना नेगेटिव में कर लो, कई बार यहाँ से दिक्कत हो जाती है। ये 2, आंसर गलत आ रहा है इससे। यस मैम। आंसर है GM बाय -GM/√10r। अच्छा, देखो बाकी के बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, हम भी ट्राई करेंगे अभी। क्या है सवाल, देखो माइनस में ये, मैम, माइनस में। ठीक है ठीक है, ये बी है आपका कोई पॉइंट, यहाँ पर इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ये कोई ए पॉइंट है, बाकी के बच्चे ये यहाँ पे डिस्टेंस है 3r, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये रिंग है जो इसका मास कैपिटल एम है, और जो पार्टिकल रखा हुआ है ए पे इसका मास छोटा एम है। अब ये मास अभी इनिशियली रेस्ट पे है, तो तुम्हें बताना है जब ये बी पॉइंट पे हो जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, या जब मतलब सेंटर पे आ जाएगा तो इस मास की स्पीड क्या होगी। करो इस क्वेश्चन को सभी एक बार, फिर हम लोग, मैं भी करती हूँ। तो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली तो रेस्ट पे है, और ये माइनस के याद आ रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम √ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू हाफ एम जी बी स्क्वायर प्लस -GM/m अपॉन r, है ना, इतना हो जाएगा ये। इस 9 10√r प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम टू हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। तो एम से एम तो हमने हटा ही दिया, क्या कॉमन लेंगे, कैपिटल जी एम कॉमन ले लें, और यहाँ से और कॉमन ले लिया। करा तो तुमने यही है ना, यही तो लेकिन क्या मैंने होगा, भी जो माइनस किया है, क्या माइनस किया है। पोटेंशियल एट बी। हाँ तो माइनस ही तो लिखा है पोटेंशियल एट बी। हम LHS साइड जाके क्यों साइन चेंज नहीं किया,
अब एक बार इसको ऐसे करना, क्या आ रहा है आंसर? ओके मैम, 2 मिनट। करो, आंसर बताओ। अब फिर चेक करो कि तुम्हारा क्या आंसर है। अभी भी नहीं आ रहा मैम। क्या आंसर है? बस √10 + 1 आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, बाकी तो सेम है जैसे मेरा आंसर आया था। पर √10 + 1 है। तो मैम सॉरी, -1। हाँ तो फिर आ तो गया, पर 1/2 GM। यहाँ पे ये √10 से एलसीएम ले लिया, -1 ये आ रहा है हम लोगों का तो। अच्छा, और 2 यहाँ पे जाएगा, V² है ना, 2 हो गया। बट ये पूरी 1/2 में आ रही है वैल्यू। यस मैम, मेरा भी सेम आ रहा है। तो यही होना चाहिए, और क्या होगा आंसर? कुछ और है आंसर? यस मैम, GM/√10R। GM/√10R। क्वेश्चन तो यही कह रहा है तुम्हारा। तुम ये देखो निकाला क्या है, वेलोसिटी तो यही आएगी, कुछ और निकाला होगा जो तुम्हारा आंसर है। वेलोसिटी नहीं नहीं, ठीक है ये आंसर हम लोगों का, ठीक है, हो सकता है वहां पे कुछ गड़बड़ हो। आंसर तो ओके। ठीक है ये, कोई गड़बड़। और क्या ही होगा, यही होगा, कुछ नहीं हो सकता। यही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में बस कंजर्वेशन, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कंजर्वेशन देख लेना, और ये वेरिएशंस देख लेना। ओके, अब ये वाला एक बार क्वेश्चन करो कैपेसिटर का। किसी और के अगर डाउट है तो वो भी भेज दो अभी मुझे, व्हाट्सएप पे भेज दो, डाउट्स ही ले लेंगे फिर। चलो, कैसे करेंगे? पोटेंशियल लिख लो, ठीक है। कैसे? जैसे ये अगर पॉजिटिव है पोटेंशियल, तो इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा। ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ का हमें मालूम ही नहीं है पोटेंशियल, तो यहाँ का लेट कर लो, एक्स पोटेंशियल है। ये पॉजिटिव तो ये प्लेट नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव है तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करो, फर्स्ट लॉ लगा लो, KCL। Q इक्वल्स चार्ज को वो कर दो कंजर्व,
Q इक्वल्स टू CV। C है आपके पास, आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, इस प्लेट का 10 हो जाएगा, है ना। अगर मान लें इस प्लेट का 0 है और ये पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट का 10 पोटेंशियल और इसका कितना हो जाएगा 30 पोटेंशियल, राइट। और इस पॉइंट का 0। तो अभी कर लो वो KCL लगा लो। मान लो यहाँ से कुछ गया करंट, यहाँ से कुछ गया और कुछ ऐसे गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना, क्योंकि देखो बैटरी अलग अलग है, मतलब इस जो बीच वाली है इस बैटरी का टर्मिनल रिवर्स है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल माना तो चार्ज CV होता है। तो देखो फर्स्ट 1 माइक्रोफेराड, अब इसका कितना है x-10, तो x-10 लिखा, प्लस 2 माइक्रोफेराड का देखो x से आप 30 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल देखो कैसे हो रहा है 2 माइक्रोफेराड x-30। तो पोटेंशियल के उसके अकॉर्डिंग लिखना है, पोटेंशियल क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वही लिखा है हमने। अब देखो इस प्लेट पे आओ, 2 माइक्रोफेराड पे क्या है, पहले पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे प्लस 2 माइक्रोफेराड, कितना पोटेंशियल होगा इस प्लेट का, ये तो 0 हो गई, 30। x क्या लिखूं -25 कि +25, तो लिखेंगे +25, इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले चार्ज लिख लिए उस पे कैपेसिटर्स पे अकॉर्डिंग टू देयर बैटरीज, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमने KCL लगाया है। तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो क्या आती है, और फिर मुझे चार्ज बताओ सभी पे। मैम x4 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आई है, बहुत आसान था अभी, x-10 इक्वल्स टू नहीं प्लस है, कोई और कंफर्म कर दो। M4 इसमें भी तुम्हारे 2 आंसर्स आ रहे हैं। अब कोई इन दोनों के कौन सपोर्ट करेगा, 3 और 4 को, जल्दी करो। मैम x4 ही आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। बस अब तुम्हारे पास कॉमन पोटेंशियल है, अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इजी, सबसे इजी करने का यही तरीका है, पोटेंशियल्स लिख लो और फिर उनके KCL लगा दो। तो x की वैल्यू 4 आ गई, अब किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो सेल्फ इंडक्शन, बस सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर लेते हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल। देखो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी कॉइल है, अगर उसमें करंट चेंज हो रहा है उसी कॉइल का, ठीक है, तो उसी कॉइल में क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और उसी कॉइल में ही तुम्हारा जो EMF है इंड्यूस होगा, है ना, उसी कॉइल में, तो उसी को बोला है सेल्फ। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है EMF किसके बराबर होती है, -dϕ/dt, फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं बस, ठीक है, -dϕ/dt। फाई किसके बराबर लिखेंगे सेल्फ इंडक्टर में, -d/dt। फाई किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन में, फाई इक्वल्स टू Li। ठीक है, L क्या होता है, सेल्फ इंडक्टर का कॉफिशिएंट। ठीक है, तो फाई की जगह यहाँ क्या लिख देंगे Li, L बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा -di/dt। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन का। अब यहाँ पे देखो इंडक्टर की वो क्या है कि किस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा इंडक्टर, तो देखो इंडक्टर डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पे
और किस पे डिपेंड करेगा, किस मीडियम में रखा हुआ है, बट करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तुम्हारा किस पे इंडिपेंडेंट है, आई और वी से इंडिपेंडेंट है ना। ऐसे ही तुम्हारा इंडक्टर भी क्या है, करंट से इंडिपेंडेंट है। तो करंट सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे, हाँ बोलो, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। मैम ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? देखो सेल्फ में होगा कि एक ही कॉइल होगी, उसी कॉइल का आप फ्लक्स चेंज करोगे। तो उसी कॉइल का फ्लक्स आप कैसे चेंज कर सकते हो, या तो करंट को वेरी करके या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब है एक ही कॉइल में फ्लक्स चेंज हुई और उसी कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट म्यूचुअल में क्या होगा कि आपके पास कोई दो कॉइल होंगी, ठीक है, आपके पास दो कॉइल हैं। अब ये दोनों कॉइल, या फिर ऐसे समझो, है ना, आपके पास ऐसे दो कॉइल्स हैं, सोलिनॉइड्स की तरह माना लो। अब एक कॉइल का अगर आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो किसी भी तरीके से, ठीक है, तो दूसरी कॉइल का फ्लक्स भी डिपेंडेंट होगा पहली कॉइल से। तो जो पहली कॉइल प्राइमरी होगी, दूसरी सेकेंडरी होगी। तो इसमें जो सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा पहली कॉइल पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल। जैसे म्यूचुअल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी ध्यान से देखो। ओके मैम। म्यूचुअल का फॉर्मूला वही है, ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। बस यहाँ पे फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, एम आई, ठीक है। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, तो एम आई, तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द टेस्ट, तो इसलिए रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये दो पॉइंट्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या लिख रहा है, अगर दो कॉइल, दो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल है, ठीक है, दो, जैसे मान लो एक कॉइल है, अभी कॉइल है तो कॉइल में तो सेल्फ इंडक्टर भी होगा जैसे L1, तो दूसरी कॉइल है उसका इंडक्टर होगा L2। अब हमने इन दोनों कॉइल को क्या कर दिया, देखो ऐड कर दिया। अब इन दोनों कॉइल को जब लिंक करोगे तो लिंक होने की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा। बोलो, इंडिविजुअली इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस है जिसकी वैल्यू L1 है, दूसरी कॉइल की वैल्यू L2 है। बट जब इनको तुम लिंक कर दोगे तो लिंक होने की वजह से कौन सा इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, म्यूचुअल, है ना। तो अगर तुम्हें इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये सेम डायरेक्शन में लगी हुई है तो L1 प्लस L2 और इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इनके साथ कपल हो जाएगा, यानी प्लस 2m हो गया। बट वहीं अगर ये अपोजिट डायरेक्शंस में लगाई जाएंगी तो तुम्हारे इसमें क्या हो जाएगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो जनरेट होगा इन दोनों कॉइल्स के कपल होने की वजह से वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। अब देखो हाइड्रो, मैं तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ जो फॉर्मुलेस इंपॉर्टेंट है फॉर द कल के एग्जामिनेशन के लिए। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स देखो, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में मैंने तुम्हें तीन चीज सिखाई थी। क्या क्या सिखाई थी, एक रेडियस निकालना सिखाया था, और वेलोसिटी और एनर्जी। रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, ये तीन चीजें सिखाई थी, है ना। एनर्जी हाँ, एनर्जी। तो देखो रेडियस किस पे डिपेंडेंट है, देखो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ध्यान देना। रेडियस n स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। तो ये तुम्हें n स्क्वायर के तीनों रिलेशन याद होने चाहिए, कौन किस पे डिपेंडेंट है। अब इसी खुशी में मुझे फ्रीक्वेंसी का बता दो कि फ्रीक्वेंसी जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंडेंट है, सोचो और कैसे होगी बताओ। करो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो n कैसे आएगी, इनवर्सली इनवर्सली आएगी। इनवर्सली बाकी के 1/n होगा। सोचो, अभी सोचो क्या होगा फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, कल दिल्ली वालों बच्चों कल मिलते हैं हम लोग टेस्ट पे। मैम आप हम आप भी आ आओगे? जाओ। हाँ, ओके मैम। तो सभी आएंगे दिल्ली वाले टेस्ट देने, कोई नहीं छुट्टी करेगा। मैम हमारे मैथ्स वाले सर भी आएंगे ना फिर? मैथ सर नहीं, मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे। केमिस्ट्री वाले सर तो आ ही नहीं पाते। कह रहे थे सर। नहीं आ पाते ना सर, वो यहाँ पे नहीं रहते ना दिल्ली में। हाँ, सर तो बहुत दूर रहते हैं, वो तो शायद बिहार वगैरह में कहीं रहते हैं। मैम यूपी में शायद। अच्छा, हाँ, तो सर तो बहुत दूर रहते हरियाणा या फिर यूपी शायद। हैं। नहीं नहीं, वो यूपी में भी बहुत, ईस्टर्न यूपी में रहते हैं कहीं। गोरखपुर रहते हैं। हाँ, गोरखपुर, राइट। तो गोरखपुर ईस्टर्न यूपी में ही आता है, कहाँ आता है? ये सब उधर ही आता है। बाबा का क्षेत्र। यस, यस मैम। नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी 1/n नहीं है, ध्यान से करो क्वेश्चन। करो, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है? देखो, क्या होता है उसको ओमेगा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ। ठीक है, तो एफ कितना हो गया? ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब ओमेगा को किस में लिख लो? वी और आर में। ठीक है, तो वी क्या होता है तुम्हारा? आर ओमेगा। ओमेगा कितना हो गया है? वी बाई आर। तो ये कितना हो यस जाएगा? मैम। वी बाई आर 2 पाई। अब जरा देखो एफ किस पे डिपेंडेंट है, तो थोड़ा सोचा करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड एन आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ तो एन नहीं है, यहाँ तो कुछ और आंसर है। वी किस पे डिपेंडेंट है? 1/n। और आर हमारा एन स्केयर, तो भाई 1/n³ हो गया ना, क्या कर रहे हो? वी किस पे डिपेंडेंट है? एन, 1/n। और आर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्केयर के, तो एफ किसके आ गया? 1/n³ प्रोपोर्शनल। ठीक है, 1/n³ पे डिपेंडेंट है। मैम Z² अपॉन n³ हाँ, तो z की टर्म्स में भी लिखना चाहो तो z में कर लेना, मैंने सिर्फ n प्रिंसिपल पे पूछा था। प्रिंसिपल पे कैसे डिपेंडेंट है? 1/n³। ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि किसी भी चीज पे डिपेंडेंसी, तो सोच के समझ के कर लेना। ठीक है, अगर मैं टाइम पे पूछूं कि टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो टाइम पे कितना हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे कर लेना, दिमाग लगा लेना थोड़ा। ये क्वेश्चन है, ये घर से ये ट्राई कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन है, टाइम मिले तो। और आते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करूं। तो ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में।
देखो इसमें क्या है, ध्यान इस क्वेश्चन में देखने वाली चीज कि जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 400। कि कैपेसिटर के पास भी जो पोटेंशियल है उसके अक्रॉस वो भी 400 वोल्ट है। अब तीनों सीरीज में है, एक बात बताओ, एल सी आर तीनों सीरीज में है तो तीनों के पास करंट भी क्या होगा, सेम होएगा ना, सबके अक्रॉस सेम। सेम होगा। तो मान लो इसके पास भी आई करंट है, इसके पास भी आई करंट है, ओके, तो करंट तो सेम है ही, ऐसी क्या रीजन होगी कि पोटेंशियल भी सेम हो रहा है दोनों का। आई तो सेम होगा ही होगा क्योंकि भाई सीरीज में है, बट पोटेंशियल भी सेम हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन, क्या हो सकता है, रेजोनेंस कंडीशन हो सकता है, सोचो भाई। V इक्वल्स टू आई आर होता है, अगर आई तो सेम ही है बट पोटेंशियल भी सेम है, इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस बराबर होगा ना, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा, पोटेंशियल बराबर होगा, तभी तो यस पोटेंशियल, मैम। तभी पोटेंशियल, और तो कोई है ही नहीं कि पोटेंशियल बराबर हो सके। एक ही V इक्वल्स टू आई आर है, आई अगर सेम है और V भी अगर सेम है तो मतलब भाई R भी सेम ही होगा। तो R सेम होने से क्या हो गया, दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा मार्क कर लो। तो इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा। अब क्या, अब तो कर लो, अब तो बता दो, रेजोनेंस कंडीशन लग रही है। तो अब क्या पूछा है, करंट और वोल्टमीटर में वैल्यू। तो आई किसके बराबर हो जाएगा, देखो V अपॉन आर, ठीक है। अब V कितना है, 100 वोल्ट, सर्किट का ही तो लेंगे, अब ओवरऑल सर्किट का पूछ रही है तो 100 लिखा। अब रेजोनेंस कंडीशन में हमारा इम्पीडेंस जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर। रेजोनेंस कंडीशन में ये इम्पीडेंस क्या होता यस है, मैम। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इम्पीडेंस आर के बराबर, तो 100/50 कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो हमारा करंट 2 एम्पियर है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड। V कितना होगा, V सोचो, V क्या हो सकता है। अब V सिर्फ कौन किसको मेजर कर रहा होगा, अगर किसके अक्रॉस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस है तो रेजिस्टेंस की तो वैल्यू लेगा। Yes, ma'am. हाँ, विज्ञान, हाँ कितना आ रहा है V, भाई आई 2 है, 50 × 2 कितना हो गया, V इक्वल्स टू आई आर टू मैम 100 आ रहा है। 100 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर ये V तीनों के अक्रॉस होता तब, अगर मान लो तब भी क्या रीड करता, सेम ही, क्योंकि अब L और C तो ऐसे समझ लो कि है ही नहीं अब हमारे सर्किट में, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ हाँ बोलो, क्या दिक्कत होगी। इसे करो इतने सॉल्व। हाँ रोहित बोलो, क्या हुआ। मम्मी चैट मैम चैट बॉक्स में लिख रखा है। बताना कोई क्या पूछ रहा है। सवाल,
मैम रोहित कह रहा है ना कि एक साइड अगर 100 वॉट है और दूसरी तरफ 400 वॉट है, तो टोटल मैम 300 वॉट हो जाएगा ना नेट। मैम जो रेजिस्टेंस देखो वो तो कंडीशन, वो उस कंडीशन से ही तो एलसीआर आया है। अगर तुम 300 और ये करोगे, वो तो हमें कंडीशन गिवन है उसमें तो क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे तुम क्या कह रहे हो कि अगर हम लोग 300 अगर ये 400 है और ये 100 है तो नेट कितना हो जाएगा? तो उनका पोटेंशियल किसके अकॉर्डिंग? उनका पोटेंशियल अपने अकॉर्डिंग होगा, V इक्वल्स टू आई आर। अगर उनके पास वोल्टेज 400 है, I कुछ है, इसका रेजिस्टेंस कुछ XL होगा। अगर अब तुम कह रहे हो, अच्छा तुम ये कह रहे हो आफ्टर एलसीआर कंडीशन के बाद देखेंगे तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या, वो वोल्टेज क्या होगा? तो क्या होगा, एक सेकंड रुको जरा। तो हमारा ये होगा, अगर मान लो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, और ये एलसीआर कंडीशन है, यही कह रहे हैं ना। अब बताओ क्या होना चाहिए अगर ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर 400 गिवन है, यहाँ पर तुम्हें 400 गिवन है, और इसके पास कितना आ रहा है? बट एक चीज सुनो, ये जो 100 आ रहा है ना इसके पास, ये आफ्टर एलसीआर कंडीशन आया है, ठीक है, 100 वोल्ट। नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ऐसे। देखो ये है ना, जो ये है, जो ये वाले पोटेंशियल है, ये 100 वोल्ट ही होगा, इससे मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता ना पोटेंशियल, ठीक है। और ये 100 वोल्ट तब हुआ है जब तुम्हारी रेजोनेंस कंडीशन है। तो अब ये 400 वगैरह ये वाला हम नहीं काउंट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करो। बहुत आसान है, हो गया होगा अब तक तो एक्सीलरेशन निकालनी है। एक्सीलरेशन क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। या फिर डेल टी लिख लो। तो अगर मैं ओ ए का स्लोप देखूं तो ओ ए में कैसे लिखेंगे? v फाइनल कितनी है? 10 इनिशियली 0 पे है, टाइम कितना लिया है 0 से 10 जाने के लिए? 10 सेकेंड। तो कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही ए बी के लिए कितना है? स्लोप 0 है, तो डीवी बाई डी टी क्या हो गई? एक्सीलरेशन 0 हो गई ए बी के लिए। बीसी के लिए बताओ क्या होगा? बी पे कितनी थी? 10, और फिर फाइनली 1 40 होगी, तो 40 माइनस 10 अपॉन 20। yes तो ये कितना आ 10 गया? upon 10/20 0.5 1/2 यानी 0.5। तो हमारा कौन सा 0.5 1 0 0.5? ये नेगेटिव में तो नहीं आ रहा। बी फाइनल कितनी है हमारी? 40 है ना बी फाइनल। सेकंड ऑप्शन तो सही है, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना।
1.0। ओके, ये वाला क्वेश्चन नंबर। हाँ हाँ, इसका सेकंड है। नो मैम। उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों नहीं है? v फाइनल माइनस v इनिशियल करना क्या आएगा? फाइनल फाइनल कितनी है हमारे पास वेलोसिटी? ग्राफ तो डाउनवर्ड जा रहा है ना 40 है शायद। ना, और इनिशियली कितनी है? इनिशियल कितनी है हमारे फाइनल तो पास? जीरो 10। है ना वेलोसिटी। और टाइम फाइनल कितना है? जीरो, 40 फाइनल माइनस 20। फाइनल जीरो के फाइनल जीरो है, जीरो टाइम है वो 40 तो। अच्छा, स्लोप इसका रिड्यूसिंग है, स्लोप इसका रिड्यूसिंग है, स्लोप इसका डाउनवर्ड उसमें जा रहा है, डिक्रीजिंग। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। ठीक है, हाँ स्लोप डिक्रीजिंग है ना, ठीक है, तो फिर ये नेगेटिव में हो जाएगी, पर जीरो थोड़ी होगी। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है ना मैम, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उसी मतलब जीरो हो जाएगी ना मैम, तो वो अच्छा, फाइनल 40 सेकंड बाद वो जीरो। अच्छा फाइनल वेलोसिटी ठीक है, फाइनल जीरो है ये तो देखो। हाँ फाइनल जीरो है, ठीक है, हमने टाइम यहाँ पे टाइम लिख दिया, राइट। वी फाइनल जीरो और इनिशियल कितनी है? 10 है, तो नेगेटिव हो गई, राइट। देखो उल्टा लिखवा दिया, टी टी लिख दिया वो तुम लोगों ने 40, हम लोगों ने। तो फाइनल तो हमारी कितनी है? जीरो हो गई है फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट, तो नेगेटिव में आएगा स्लोप, वेरी गुड। वी फाइनल जीरो और इनिशियल कितनी है? 10 हो गया 20 सेकेंड, राइट, तो माइनस 0.5 आएगा। 40 कहाँ से लिख दिया? 40 क्या लिख दिया हमने? टाइम, राइट, वेरी गुड। ये नैन्सी तुम क्या करती हो? मैं ठीक नहीं हो सकती, मेरा हो सकता है मैंने भी नहीं ध्यान दिया हो, है ना? तो तुम लोग तो देखो क्या कर रही हूँ मैं, टाइम लिखवा दिया वेलोसिटी की जगह, ऐसे नहीं होता है। ये वाला करो क्वेश्चन। इसमें पहले एक्सीलरेशन निकाल लो, है ना? नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है? 3, तो 3 3 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सीलरेशन हो गई, ठीक है। क्या पूछा है? व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg ब्लॉक। अब इनका एफबीडी बना लेंगे, तो मतलब कितना आएगा? कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो यहाँ से 6 न्यूटन लग रहा है, अब 1 kg वाला भी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा ही रहा होगा, बट पता नहीं क्या लगा रहा है, उसको हम एफ मान लेंगे। अब सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, किसकी तरफ कर रहा है एक्सीलरेशन? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट। राइट साइड की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। लगाओ अभी, हाँ लगाओ इसमें, अब वो क्या रहेगा? नेट फोर्स लगा दो। सिक्स माइनस एफ इक्वल्स टू 2a हो जाएगा ना, 2a a 1 है, तो 6 माइनस एफ इक्वल्स टू 1। 6 माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए, 6 माइनस एफ इक्वल्स टू एम कितना है? 2। एक्सीलरेशन हमारे पास है 1, कितना आ गया? 4 न्यूटन, ठीक है। अगर 1 kg पे पूछता तो 1 kg पे भी निकाल लेते हम लोग, 2 kg कितना लगा रहा होगा, तो कितना लगा रहा होगा? क्या अब कैलकुलेट करने की जरूरत है? अगर 1 kg पे पूछें कि 1 kg पे 2 kg कितना
फोर्स लगा रहा है, तो कितना लगा रहा होगा? दो तीन क्वेश्चंस और रह गए हैं ऊपर। जैसे पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है। तो अगर मुझे ये देखना है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, तो हम लोग कैसे करते थे, du/dx निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। अगर उसको 0 वैल्यू आ रही है, नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, तो उसका मतलब पार्टिकल स्टेबल है। ठीक है। अनस्टेबल के लिए क्या होगा, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि du/dx हमारा 0 होना चाहिए। अब उसमें भी आता है कि इक्विलिब्रियम 3 तरीके के हैं, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है। तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव से पता चलेगा, अगर पॉजिटिव आता है तो स्टेबल, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल, 0 आता है तो न्यूट्रल। तो स्टेबल वगैरह के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो बताओ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे होगा। तो पहले तो स्टेबल कंडीशन के लिए क्या करोगे, du/dx को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव बताता स्टेबल होगा कि नहीं, बट ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब पोजीशन चाहिए। तो du/dx को 0 के बराबर कर देना और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, ऐसे कर लेना इसको। अब ये वाला क्वेश्चन है उससे सर्कल उससे कि तुम्हारी टोटल अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालनी है सर्कुलर मोशन में, तो कौन कौन सी एक्सीलरेशन होती है, 2 होंगी। एक तो टेंजेंशियल होगी और दूसरी सेंट्रीपिटल होगी, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होगी, टेंजेंशियल ये ऐसे एक्ट कर रही होगी। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकल के आता है ना। तो वो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंशियल स्फीयर का प्लस सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट। तो ये तुम्हारी टोटल एक्सीलरेशन होगी जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा। ये एक फॉर्मूला याद रखना। बाकी इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फिर कल के लिए। अभी पढ़ो फिर बैठ के थोड़ा सा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, थैंक बाय। यू मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू बाय मैम। बाय बाय। मैम।